स्वागत है। आज हम iOS ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में उतर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर UI किट पर फोकस करेंगे, जो UI बनाने का एप्पल का फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ स्रोत हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि UI किट में UI कैसे बनता है। सही। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मतलब खास बातें निकालना, स्टोरी बोर्ड्स, XIBs, प्रोग्रामेटिक UI, इनके फायदे नुकसान। हाँ, और ऑटो लेआउट को भी समझना है, नेविगेशन कैसे काम करता है, व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल क्या चीज है। बिल्कुल, मतलब एक iOS डेवलपर के लिए जो UI किट की आसास है उससे पकड़ना। हाँ, तो शुरू करते। सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, iOS UI बनाने का सबसे अच्छा तरीका स्टोरी बोर्ड, XIB या सीधा कोड? ये सवाल तो हमेशा रहता है। चलिए स्टोरी बोर्ड से शुरू करते हैं। ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, विजुअल। हाँ, उनका विजुअल होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप पूरा ऐप फ्लो देख सकते हैं, स्क्रीन्स, उनके बीच के कनेक्शंस जिन्हें सेगवेज कहते हैं। अच्छा, तो शुरुआत में समझने के लिए या जल्दी से कोई प्रोटोटाइप बनाने के लिए बढ़िया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, कनेक्शन बनाओ, बेसिक फ्लो रेडी। लेकिन असली दुनिया में जब प्रोजेक्ट बड़ा हो, टीम हो, वहां दिक्कतें शुरू होती हैं, जैसा नोट्स में भी है। सबसे बड़ी सिरदर्दी है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि स्टोरी बोर्ड फाइलें पीछे से बहुत बड़ी XML फाइलें होती हैं। अब सोचिए, दो डेवलपर्स ने एक ही फाइल पर काम किया और फिर कोड मर्ज करते वक्त हाँ, भयंकर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। और XML कॉन्फ्लिक्ट सुलझाना कोड कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मतलब सिरदर्द है पक्का। समझ गई। तो जो आसानी दिखती है वो बाद में मुश्किल बन सकती है, खासकर टीम में। और क्या कमियां हैं? दूसरी बात है स्केलेबिलिटी। बड़ी स्टोरी बोर्ड्स धीमी हो जाती हैं, उन्हें खोलना, उनमें कुछ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और रीयूजेबिलिटी भी एक मुद्दा है। मान लीजिए आपने एक मस्त सा कस्टम बटन या स्क्रीन बनाई एक स्टोरी बोर्ड में। हाँ, उसे दूसरी स्टोरी बोर्ड में इस्तेमाल करना है तो कॉपी पेस्ट ही चाह रहा है, जो कि मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोड डुप्लीकेट होता है। ठीक है। तो स्टोरी बोर्ड्स छोटे प्रोजेक्ट्स या प्रोटोटाइप के लिए ठीक, पर बड़ों के लिए शायद नहीं। कह सकते हैं। तो फिर XIBs ये क्या है? स्टोरी बोर्ड से अलग कैसे हैं? XIBs या निब फाइल्स वो भी विजुअल एडिटर हैं, लेकिन वो पूरी ऐप फ्लो के लिए नहीं होते। अच्छा। एक XIB फाइल आमतौर पर सिर्फ एक स्क्रीन या पर एक छोटा रीयूजेबल कंपोनेंट पे फोकस करती है, जैसे कोई कस्टम टेबल सेल या हेडर व्यू। मतलब ज्यादा मॉड्यूलर। बिल्कुल। XIBs मॉड्यूलैरिटी और रीयूजेबिलिटी के लिए बढ़िया है। अगर कोई UI पीस बार बार इस्तेमाल होना है तो XIB बना लो। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स? वो भी कम होते हैं स्टोरी बोर्ड्स की तुलना में, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग XIBs पर काम कर सकते हैं। कंपोनेंट आइसोलेटेड रहता है। लेकिन इसमें पूरा ऐप फ्लो तो नहीं दिखेगा? नहीं, वो नहीं दिखता। और स्क्रीन्स को जोड़ने के लिए, डेटा पास करने के लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। तो ये बीच का रास्ता हुआ कुछ। हाँ, एक तरह से। और तीसरा वो प्रोग्रामेटिक UI, मतलब सब कुछ कोड में। हाँ जी, इंटरफेस बिल्डर को बाय बाय। हर बटन, लेबल, व्यू, उनके कंस्ट्रेंट्स, सब कुछ स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी कोड में लिखना। बाप रे, इसमें तो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता होगा। फुल कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी की कोई सीमा नहीं। आप रन टाइम पर कुछ भी बदल सकते हैं। कोड को समझना, डीबग करना, रिव्यू करना आसान होता है। और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स? लगभग ना के बराबर, क्योंकि आप टेक्स्ट फाइल्स पर काम कर रहे हैं, XML पर नहीं। टीम वर्क के लिए ये बेस्ट है। लेकिन विजुअली कुछ नहीं दिखेगा बनाते वक्त। हाँ, नहीं, आपको रन करके ही देखना पड़ेगा कि UI कैसा लग रहा है। तो प्रोटोटाइपिंग थोड़ी धीमी हो सकती है। और कोड भी ज्यादा लिखना पड़ता होगा। हाँ, खासकर ऑटो लेआउट कंस्ट्रेंट्स लगाने के लिए काफी बॉयलर प्लेट कोड हो जाता है कई बार। कहीं बीच में। बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट और टीम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब UI बनाने के तरीके देख लिए, आगे बढ़ते हैं नेविगेशन पर। स्टोरी बोर्ड्स में वो सेगवेज का जिक्र था, ये क्या चीज है असल में? सेगवे मतलब वो विजुअल कनेक्टर है स्टोरी बोर्ड में, दो व्यू कंट्रोलर्स के बीच का तीर। अच्छा। ये बताता है कि एक स्क्रीन से दूसरी पर कैसे जाना है। जैसे बटन दबाने पर अगली स्क्रीन आए, ये अपने आप हो जाता है। हाँ, काफी हद तक आप स्टोरी बोर्ड में कनेक्शन बना देते हैं और iOS ट्रांजिशन हैंडल कर लेता है। पुश, मॉडल कई तरह के होते हैं और आप कोड से भी इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर डेटा भेजना हो पहली स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर, उसके लिए एक मेथड है, प्रिपेयर फॉर सेंडर। जब भी कोई सेगवे चलने वाला होता है, ये मेथड कॉल होता है। आप इसके अंदर डेस्टिनेशन व्यू कंट्रोलर को पकड़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज में जो डेटा भेजना है वो सेट कर देते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन होने से जस्ट पहले। एग्जैक्टली। समझ गए। और आमतौर पे नेविगेशन कैसे होता है iOS में? UI नेविगेशन कंट्रोलर का नाम सुना है? हाँ, वो बहुत कॉमन है। UI नेविगेशन कंट्रोलर एक कंटेनर है
जो व्यू कंट्रोलर्स का एक स्टैक मैनेज करता है। स्टैक मतलब? जैसे प्लेटों का ढेर। आप आगे जाते हैं पुश तो एक नई स्क्रीन ऊपर आ जाती है। अच्छा। पीछे आते हैं पॉप तो ऊपर वाली हट जाती है, नीचे वाली दिखने लगती है। लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वो ऊपर नेविगेशन बार भी देता है टाइटल बैक बटन के साथ। हाँ, वो उसी का हिस्सा है। और जो कुछ ऐप्स में नीचे टैब्स होते हैं वो UI टैब बार कंट्रोलर से बनते हैं। वो भी एक कंटेनर है। वो कई व्यू कंट्रोलर्स या नेविगेशन कंट्रोलर्स को मैनेज करता है और आप टैब पर क्लिक करके उनके बीच स्विच करते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन के लिए भी टूल्स हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल चीज पर, शायद ऑटो लेआउट। हाँ, मुश्किल लग सकता है शुरू में। इसे लाया ही क्यों गया? पहले कैसे काम होता था? पहले या तो लोग फ्रेम बेस्ड लेआउट करते थे, मतलब हर चीज की एक्स वाई चौड़ाई ऊंचाई पिक्सल्स में बताते थे। अच्छा। या फिर ऑटो रीसाइजिंग मास्क्स थे जो थोड़े बेहतर थे, लेकिन जैसे ही स्क्रीन साइज बदला या डिवाइस रोटेट हुआ, लेआउट बिगड़ जाता था। हाँ, या टेक्स्ट साइज यूजर ने बढ़ाया तो टेक्स्ट कटने लगता था। ऑटो लेआउट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया। कैसे? इसका फंडा अलग है। ये पिक्सल वैल्यूज पर फोकस नहीं करता, ये UI एलिमेंट्स के बीच रिश्तों पर फोकस करता है। रिश्तों पर मतलब? आप नियम बनाते हैं, कंस्ट्रेंट्स कहते हैं इन्हें। जैसे ये बटन हमेशा स्क्रीन के सेंटर में रहेगा, या इस लेबल का टॉप इमेज के बॉटम से 8 पॉइंट नीचे होगा। अच्छा, हाँ, हम नियम बताते हैं। हाँ, आप ये रूल्स डिफाइन करते हैं और iOS का ऑटो लेआउट इंजन रन टाइम पर कैलकुलेट करता है कि हर डिवाइस, हर ओरिएंटेशन में इन रूल्स को मानते हुए एलिमेंट्स कहाँ और कितने बड़े दिखेंगे। तो UI अडेप्टिव बन जाता है। एग्जैक्टली। पर ये कंस्ट्रेंट्स लगाना जटिल लगता है। कितने तरह के होते हैं? हाँ, सिस्टम थोड़ा गहरा है। आप पोजीशन बता सकते हैं, किनारे से दूरी, सेंटर, साइज बता सकते हैं, चौड़ाई, ऊंचाई, एस्पेक्ट रेशियो, दो एलिमेंट्स के बीच की दूरी बता सकते हैं। फिर वो कंटेंट हगिंग, कंप्रेशन रेजिस्टेंस जैसी चीजें हैं जो बताती हैं कि एलिमेंट अपने कंटेंट के हिसाब से कितना सिकुड़ेगा या फैलेगा। और प्रायोरिटी भी होती है। हाँ, हर कंस्ट्रेंट की प्रायोरिटी होती है, 1 से 1000 तक। अगर दो कंस्ट्रेंट आपस में टकरा रहे हों तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो माना जाएगा। इससे कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में मदद मिलती है। तो मतलब फ्रेम बेस्ड में हम हुक्म देते थे, ऑटो लेआउट में हम रिश्तेदारी निभाते हैं। हाँ, बढ़िया कहा। हाँ, ये डिक्लेरेटिव अप्रोच है। आप बताते हैं क्या चाहिए, सिस्टम देखता है कैसे करना है। और ये सेफ एरिया, इसका क्या रोल है? सेफ एरिया वो स्क्रीन का हिस्सा है जो सिस्टम UI से ढका नहीं है, जैसे ऊपर का स्टेटस बार, नीचे का होम इंडिकेटर iPhone X के बाद वाले फोन्स में, या नेविगेशन बार, टैब बार। अच्छा, तो आपको अपने कंस्ट्रेंट्स व्यू के किनारों से नहीं बल्कि सेफ एरिया के किनारों से लगाने चाहिए, ताकि आपका कंटेंट इन सिस्टम बार्स के नीचे ना छिपे। समझ गई, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, अब UI बन गया, नेविगेट हो रहा है, अलग अलग साइज पर चल रहा है, पर ये स्क्रीन आती जाती रहती है, तो पर्दे के पीछे क्या होता है? व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल। हाँ, ये भी एक कोर कॉन्सेप्ट है। व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल मतलब वो मेथड्स का क्रम जो iOS कॉल करता है जब एक व्यू कंट्रोलर बनता है, स्क्रीन पर आता है, जाता है और मेमोरी से हटता है। क्यों जरूरी है इसे समझना? ताकि आप सही टाइम पर सही काम कर सकें। जैसे डेटा कब लोड करें, UI कब अपडेट करें, एनिमेशन कब शुरू करें, कब क्लीन अप करें, ये सब लाइफ साइकिल मेथड्स में होता है। कौन से मेथड्स मेन है? सबसे पहले व्यू डिड लोड। ये तब कॉल होता है जब व्यू मेमोरी में लोड हो गया। वन टाइम सेटअप के लिए बढ़िया है। ठीक है। फिर है व्यू विल अपीयर और व्यू डिड अपीयर। ये स्क्रीन के दिखने से ठीक पहले और ठीक बाद में कॉल होते हैं, हर बार जब स्क्रीन दिखेगी। अच्छा, हर बार। हाँ, तो UI अपडेट करने या एनिमेशन शुरू करने के लिए अच्छे हैं। और जाने के टाइम? व्यू विल डिसअपीयर और व्यू डिड डिसअपीयर। स्क्रीन हटने से ठीक पहले और ठीक बाद, डेटा सेव करने या कोई एक्टिविटी रोकने के लिए। और आखिर में DNIT। ये तब कॉल होता है जब व्यू कंट्रोलर मेमोरी से हटने वाला होता है। फाइनल क्लीनअप, जो भी रिसोर्स लिए थे उन्हें रिलीज करने के लिए। नोट्स में लोड व्यू बनाम व्यू डिड लोड भी था, इसमें क्या फर्क है? तो लोड व्यू में आप स्क्रीन का मुख्य व्यू बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ तभी? हाँ, व्यू डिड लोड तब कॉल होता है जब वो व्यू बन चुका होता है, चाहे कोड से या स्टोरी बोर्ड XIV से लोड होकर। अब आप उसमें चीजें ऐड करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, लोड व्यू बनाता है, जरूरत हो तो व्यू डिड लोड तैयार करता है। परफेक्ट। और मेमोरी का क्या? जब हम एक स्क्रीन से दूसरी पर पुश करते हैं तो पुरानी स्क्रीन मेमोरी में रहती है। हाँ, रहती है, स्टैक में रहती है।
जब तक आप पॉप करके वापस नहीं आते वो मेमोरी में रहती है, और मॉडली प्रेजेंट करने पर? तब भी प्रेजेंट करने वाली स्क्रीन मेमोरी में रहती है, जब तक आप डिसमिस नहीं करते। तो मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि फालतू मेमोरी ना इस्तेमाल हो। बिल्कुल, मेमोरी लीक से बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए डीएनएट में क्लीनअप इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ और खास यूआई किट चीजों पर बात करते हैं। @IB आउटलेट और @IB एक्शन, ये इंटरफेस बिल्डर और कोड को जोड़ते हैं। हाँ जी, @IB आउटलेट आपके कोड की एक प्रॉपर्टी होती है जो स्टोरीबोर्ड या XIB में रखी यूआई एलिमेंट जैसे लेबल का रेफरेंस रखती है, ताकि कोड से उसे बदल सके। हाँ, जैसे लेबल का टेक्स्ट सेट करना। और @IB एक्शन कोड का एक मेथड होता है जो यूआई एलिमेंट के इवेंट से जुड़ता है, जैसे बटन का टैप होना। बटन दबाया तो ये मेथड कॉल हो गया। सही, ये विजुअल कनेक्शन को कोड से जोड़ते हैं। और लिस्ट दिखाने के लिए यूआई टेबल व्यू और यूआई कलेक्शन व्यू, दोनों ही लिस्ट या ग्रिड दिखाने के काम आते हैं। फर्क क्या है? यूआई टेबल व्यू मेनली सिंगल कॉलम वर्टिकल लिस्ट के लिए है, जैसे सेटिंग्स ऐप या कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है। यूआई कलेक्शन व्यू बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इससे आप ग्रिड बना सकते हैं, जैसे फोटो गैलरी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लिस्ट बना सकते हैं या एकदम कस्टम लेआउट भी। और वो सेल रीयूज वाली बात? हाँ, वो दोनों में कॉमन है और बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। क्या है वो? सोचिए, लिस्ट में 1000 आइटम है, तो क्या 1000 सेल बनेंगे? नहीं, सिस्टम बस उतने सेल बनाता है जितने स्क्रीन पर दिख सकें, प्लस थोड़े एक्स्ट्रा। अच्छा। जब कोई सेल स्क्रॉल होकर स्क्रीन से बाहर जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे एक रिसाइकिल बिन में डाल दिया जाता है। फिर जब कोई नया सेल स्क्रीन पर आने वाला होता है तो सिस्टम पहले बिन में देखता है, अगर वहां कोई पुराना सेल पड़ा है तो उसी को उठाकर उसका कंटेंट बदलकर यूज कर लेता है। वाह, तो मेमोरी बचती है। मेमोरी भी बचती है और स्क्रोलिंग मक्खन जैसी स्मूथ रहती है। इसी को DQ रियूजेबल सेल मेथड करता है। ये तो कमाल का ऑप्टिमाइजेशन है। अच्छा, नोट्स में डिफरेबल डेटा सोर्स का भी जिक्र है। iOS 13 में आया था ये। हाँ, ये टेबल और कलेक्शन व्यू को अपडेट करने का नया और बेहतर तरीका है। कैसे बेहतर? पहले क्या होता था, आपको खुद ट्रैक रखना पड़ता था कि डेटा में क्या बदला, कौन सा आइटम जुड़ा, हटा या मूव हुआ। फिर आपको टेबल व्यू को बताना पड़ता था, इंसर्ट रोज, डिलीट रोज, मूव रो। उसमें गलती हो सकती है बहुत ज्यादा, और ऐप क्रैश होने का खतरा रहता था। डिफरेबल डेटा सोर्स में ऐसा नहीं है। तो क्या है? आप बस सिस्टम को डेटा की नई स्टेट का एक स्नैपशॉट देते हैं। स्नैपशॉट? हाँ, मतलब अभी डेटा ऐसा दिखना चाहिए। हाँ। सिस्टम खुद पुराने और नए स्नैपशॉट को कंपेयर करके पता लगा लेता है कि क्या क्या बदला है, और फिर यूआई अपडेट कर देता है। हाँ, सही एनिमेशन के साथ कोड बहुत साफ हो जाता है और क्रैश का डर खत्म। ये तो वाकई बड़ा सुधार है। अच्छा, यूजर टैप करता है, पिंच करता है, स्वाइप करता है, ये सब कैसे हैंडल होता है? रिस्पॉन्डर चेन? हाँ, जब यूजर स्क्रीन छूता है तो यूके पहले पता लगाता है कि कौन सा व्यू छुआ गया, फिर वो इवेंट उस व्यू को भेजता है। अगर वो हैंडल ना करे तो इवेंट उसके पेरेंट व्यू को जाता है, फिर उसके पेरेंट को। ये ऊपर तक चलता रहता है जब तक कोई उसे हैंडल ना कर ले। इसी को रिस्पॉन्डर चेन कहते हैं। और जेस्चर पहचानने के लिए? उसके लिए यूआई जेस्चर रिकॉग्नाइजर क्लासेस हैं, यूआई टैप जेस्चर रिकॉग्नाइजर, यूआई पिंच जेस्चर रिकॉग्नाइजर वगैरह। आप इन्हें व्यू से अटैच कर देते हैं, जब यूजर वो जेस्चर करता है तो आपका बताया हुआ मेथड कॉल हो जाता है। तो खुद से टच ट्रैक करने की जरूरत नहीं। नहीं, जेस्चर रिकॉग्नाइजर ज्यादा आसान और पावरफुल हैं। आखिर में एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी लेबल, एक्सेसिबिलिटी हिंट, ये क्यों जरूरी है? एक्सेसिबिलिटी मतलब ऐप को ऐसा बनाना कि वो दिव्यांग यूजर समेत सभी लोग इस्तेमाल कर सकें। जैसे जो देख नहीं सकते। हाँ, जैसे वो वॉइस ओवर यूज करते हैं जो स्क्रीन पर लिखा पढ़कर सुनाता है, तो हमें यूआई एलिमेंट्स को सही से लेबल करना होता है। एक्सेसिबिलिटी लेबल? हाँ, ये बताता है कि एलिमेंट क्या है, जैसे ऐड बटन। और एक्सेसिबिलिटी हिंट? ये बताता है कि उसे यूज करने से क्या होगा, जैसे शॉपिंग कार्ट में आइटम जोड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी ट्रेट्स? वो बताता है कि एलिमेंट किस टाइप का है, बटन है, हेडर है, लिंक है। ये चढ़ना क्यों जरूरी है? एक तो ये नैतिक जिम्मेदारी है, दूसरा इससे आपका यूजर बेस बढ़ता है, और कई देशों में ये कानूनी जरूरत भी है, और सच कहूं तो ये अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस भी है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, ऐसा लगता है कि यूआई बनाने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोरी बोर्ड्स ठीक हैं जल्दी विजुअलाइज करने के लिए, XIBs अच्छे हैं रीयूजेबल पार्ट्स के लिए, और प्रोग्रामेटिक यूआई का अपना फायदा है कंट्रोल और बड़े ऐप्स में। हाँ, चुनाव हमेशा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, प्रोजेक्ट क्या है, टीम कैसी है, जरूरतें क्या हैं। जरूरी ये है कि इन सब के फायदे नुकसान पता हो, ऑटो लेआउट समझा हो, लाइफ साइकिल पता हो, हाँ। सेल रीयूज, एक्सेसिबिलिटी, ये सब फंडामेंटल्स हैं।
और मजेदार बात यह है कि ये सब मिलकर ही एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाते हैं। मुझे लगता है कॉमन थीम जो निकली वो है जटिलता को मैनेज करना, चाहे वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हों या कंस्ट्रेंट डीबगिंग या स्टेट मैनेजमेंट। और iOS SDK खुद भी इसमें मदद करता है। स्टोरी बोर्ड रेफरेंसेस हैं, डिफेबल डेटा सोर्सेज हैं, कंटेनर व्यू कंट्रोलर्स हैं, ये सब जटिलता संभालने के टूल्स हैं। अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये सब कुशल और रखरखाव योग्य एप्स बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं, अब स्विफ्ट UI आ गया है, एप्पल का नया UI फ्रेमवर्क। हाँ, जो काफी पॉपुलर हो रहा है। तो ऐसे में UI किट की इन गहराइयों को समझना आज कितना जरूरी है? क्या ये ज्ञान अभी भी फाउंडेशन है, क्योंकि लाखों एप्स UI किट में हैं और स्विफ्ट UI भी UI किट के साथ चलता है कई बार, या फिर ये धीरे धीरे लेगेसी बनता जा रहा है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।